नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका निशुल्क कोटा के ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले हम विलियन चैप्टर पढ़ चुके हैं, धातुक्रम पढ़ चुके हैं। आज अगला अध्याय चालू कर रहे हैं हम उपसंयोजक यौगिक, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9, बोर्ड मार्क्स 3। काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग और शानदार चैप्टर है उपसंयोजक यौगिक। तो देखो, पहले विद्यार्थियों लगातार आप अपने नोट्स बनाते रहे, बार बार हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि आपका अनवरत जो समय खराब हो रहा है, लगातार जो समय खराब हो रहा है, 1 महीने का समय फिर खराब हो गया आपका। तो जो समय खराब हो गया उसका आप उचित ढंग से उपयोग करें और नोट्स बनाते हुए पढ़िए, जिससे क्या है कि ये नोट्स भी आपके पास कलेक्ट रहे, नोट्स आपके पास इकट्ठे हो जाए, जिससे पढ़ने में आपको सुविधा महसूस हो। तो नेक्स्ट अगला चैप्टर हम देखते हैं उपसंयोजक यौगिक। तो देखो, अकार्बनिक रसायन का ये पार्ट है और अकार्बनिक रसायन में जो लवण होते हैं आपके पास, उपसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, ये 2 मिनट बाद आपके पास आ जाएगा। लेकिन पहले हम देखें कि उपसंयोजक यौगिक किस रसायन विज्ञान का चैप्टर है। तो ये अकार्बनिक रसायन का चैप्टर है और अकार्बनिक रसायन में जो लवण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला लवण होता है आपके पास साधारण लवण, फर्स्ट साधारण लवण। नेक्स्ट दूसरा प्रकार का जो लवण होता है आपके पास वो होता है द्विक लवण, वो होता है आपका द्विक लवण। और तीसरे प्रकार का जो लवण होता है वो होता है संकुल लवण। तीसरे प्रकार का होता है संकुल लवण। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं योगात्मक लवण या योगात्मक यौगिक, एडिशनल कंपाउंड। योगात्मक, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं योगात्मक यौगिक। अगर पूछा जाए योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं, तो द्विक लवण व संकुल लवण को योगात्मक यौगिक कहते हैं। द्विक का मतलब ही आप समझ सकते हैं, 2 से मिला हुआ। तो यहां पर आपको पूछा जाए योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं, तो आप कहोगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक जो सरल प्रकार के जो लवण होंगे या यौगिक होंगे, इनको मिश्रित करना आपको। और मिश्रित भी किसमें करना आपको, आणविक अनुपात में। ठीक है, आणविक अनुपात में इसको आपको मिश्रित करना है। 2 या 2 से अधिक प्रकार के सरल, जिनका संगठन निश्चित हो, ऐसे लवणों को या यौगिकों को आणविक अनुपात में मिश्रित करके जो क्या बनाई जाती है, नई रस समीकरण मिति, नई स्टोइकियोमेट्री या रस समीकरण मिति, नई रस समीकरण मिति यौगिक बनाए जाते हैं। नई रस समीकरण मितीय यौगिक बनाए जाते हैं। उन्हीं यौगिकों को हम क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि दुनिया में जो लवण है वो कितने हैं, साधारण लवण, द्विक लवण व संकुल लवण। द्विक लवण व संकुल लवण किसी योग से बने, मिश्रण से बने, इसलिए इसको बोलते हैं एडिशनल कंपाउंड, योगात्मक यौगिक। जबकि ये सिंपल होते हैं। अब कहते किसे, ये अभी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक प्रकार के जो सरल निश्चित जो यौगिक होते हैं उनका आणविक अनुपात ले लो, आणविक अनुपात से मिश्रण बना दो और इस मिश्रण जो नई रस समीकरण मितीय यौगिक या क्रिस्टल प्राप्त होंगे, नई रस समीकरण मितीय यौगिक या क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं साधारण लवण, द्विक लवण व संकुल लवण किसे कहते हैं। तो देखो, साधारण लवण की मैं बात करूं तो जैसे नमक एक साधारण यौगिक है, NaCl। जब ये टूटता है आपके पास तो टूटेगा Na+ और Cl-। जैसे मैं तुमसे बात करता हूं CaCl2, तो ये टूटता है Ca+2 प्लस 2Cl-। ऐसे ही ले सकते हैं आप AlCl3। तो देखिए AlCl3, तो ये आपका टूटेगा Al3 प्लस 3Cl-। ये सभी आपके पास कैसे लवण है, साधारण लवण है। ऐसे लवण जो वियोजित होने पर एक प्रकार के धनायन व एक प्रकार के ऋणायन
एक धनायन और एक ऋणायन नहीं, क्योंकि देखो इसमें धनायन एक है, ऋणायन भी एक है, इसमें धनायन एक है, ऋणायन दो है, धनायन एक है, ऋणायन तीन है, लेकिन तीनों एक प्रकार के हैं, दोनों एक प्रकार के हैं। तो ऐसे लवण जो वियोजित होकर एक प्रकार के धनायन और एक प्रकार के ऋणायन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके पास साधारण लवण कहलाते हैं। नेक्स्ट, इसकी तो बात ही नहीं, हमें उपसंयोजक यौगिक में इन दोनों को पढ़ना है। तो द्विग लवण किसे कहते हैं? तो देखो द्विग लवण का सबसे बेहतरीन एग्जांपल हो गया, आपके पास आ चुका है बोर्ड में क्वेश्चन, ये राजस्थान बोर्ड सवाल पूछ चुका है, द्विग लवण का उदाहरण लिखो। तो जैसे सबसे पहले उदाहरण की बात करते हैं हम, पहला उदाहरण द्विग लवण में फेरस अमोनियम सल्फेट FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, इसका व्यापारिक नाम होता है मोहर लवण, मोहर लवण। सूत्र क्या होगा दोस्तों? तो ऐसे याद कर लो, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। तो देखो F से बना फेरस सल्फेट FeSO4 डॉट, A से बना अमोनियम, तो अमोनियम हो गया NH4 का ट्वाइस SO4 डॉट, यहां पर FeSO4 डॉट NH4 का ट्वाइस SO4 डॉट 6S2, ये हो गया हमारे पास फेरस अमोनियम सल्फेट। जब इस लवण को वियोजित किया जाता है तो वियोजित करने पर ये किस किस में टूटेगा? यहां से बन जाएगा फेरस Fe+2, यहां से आपको प्राप्त होगा SO4 की घात -2, यहां से आपके पास प्राप्त होगा NH4+, SO4 पहले प्राप्त हो चुका है, डॉट लगकर कहीं जल आ जाता है तो इसका मतलब होता है क्रिस्टलीय लवण, क्रिस्टलीय जल। और मैंने यही आपको बोला है कि नई रस समीकरण बनती है, क्रिस्टल बनते हैं, तो क्रिस्टलीय लवण वियोजित नहीं होता, तो डॉट 6S2 तो पड़ा रहेगा। लेकिन सोचो कि उसमें आपको साधारण लवण में क्या हुआ था? एक प्रकार के धनायन और एक प्रकार के ऋणायन प्राप्त हुए थे, लेकिन द्विग लवण में आपको 3 आयन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2 धनायन और एक क्या आपका ऋणायन है। ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि द्विग लवण किसे कहते हैं? ऐसे लवण जो पूर्ण वियोजित हो जाते हैं, वियोजित होने पर 2 से अधिक आयन प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके पास? वो कहलाते हैं द्विग लवण। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल की बात करते हैं इसका। दूसरा एग्जांपल हो गया कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का सूत्र होता है आपके पास KCl डॉट NgCl2 डॉट 6S2। ठीक है, ये हो गया आपका कार्नेलाइट। जरा सोचो, अगर ये वियोजित होगा तो क्या देगा? यहां से देगा आपका K+, यहां से देगा आपका Cl-, यहां से देगा आपका Mg+2 और यहां से देगा Cl, तो Cl दे चुका है, डॉट 6S2 क्रिस्टलीय जल। फिर से देखो कितने आयन प्रदान किए? 3 आयन। ये है आपका कार्नेलाइट। कार्नेलाइट के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है, कार्नेलाइट मैग्नीशियम Mg का S है जबकि पोटेशियम का S नहीं, क्यों? देखो इसके पीछे कारण है, अगर हम फायन नियम की बात करें क्लास 11 के अकॉर्डिंग, तो इस पर चार्ज कम है तो ये आयनिक है, इस पर चार्ज ज्यादा है तो ये सहसंयोजक है। फायन के नियमानुसार जिस पर चार्ज ज्यादा होता है वो क्या होगा? आपके पास सहसंयोजक होगा, और सहसंयोजक बंध आयनिक बंध की अपेक्षा टूटने में इजी होते हैं, जल्दी से वियोजित हो जाते हैं। इसी कारण कार्नेलाइट मैग्नीशियम का S है, पोटेशियम का नहीं। अगर आपको परफेक्टली कारण देना है तो आप यूं दे सकते हैं कि KCl आयनिक होता है, इसकी वियोजन वोल्टता उच्च होती है, जबकि MgCl2 सहसंयोजक होता है, इसकी वियोजन वोल्टता कम होती है। वियोजन वोल्टता उच्च होने के कारण कार्नेलाइट पोटेशियम का S नहीं है जबकि मैग्नीशियम का S है। ठीक है, ये इसके बारे में एक एक्स्ट्रा बात थी, लेकिन हमें क्या पढ़ना था? द्विग लवण किसे कहते हैं? ऐसे लवण जो जल में देखो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, पूर्णतः वियोजित होकर 2 से अधिक आयन प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? द्विग लवण कहलाते हैं। एलम भी एक ऐसा एग्जांपल है। फिटकरी, फिटकरी का फॉर्मूला क्या है आपके पास? देखिए एक और एग्जांपल बन सकता है एलम, जिसको हम बोलते हैं फिटकरी। फिटकरी, उसका फॉर्मूला हो गया आपके पास K2SO4 डॉट Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24S2। ये इसका एग्जांपल हो गया। जरा सोचो, अगर ये टूटे तो कैसे टूटेगा बेटा? ये टूटेगा K+, यहां से टूटेगा किसमें? SO4 की घात -2, यहां से कैसे टूटेगा? एल्युमिनियम +3 SO4 है ये डॉट 6S2। फिर से देखो कितने आयन प्रदान किए? 3 आयन प्रदान किए। 100% कैसा लवण? द्विग लवण। कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था योगात्मक आयन किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक। तो देखो 2 से अधिक आयन सरल अनुपात में
ठीक है। सरल यौगिक है जो अनुपातिक मिश्रण में या आणविक मिश्रण में मिलते हैं और एक नई क्रिस्टल का निर्माण कर देते हैं जिसकी रस समीकरण मिति बिल्कुल नहीं होगी। ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक। ये तो इसकी परिभाषा होगी। फिर द्विक लवण की परिभाषा क्या बनी हमारे पास? ऐसे लवण जो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं और वियोजित होकर दो से अधिक प्रकार के आयन प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे पास? द्विक लवण कहलाते हैं। एग्जांपल फेरस अमोनियम सल्फेट मोर लवण, ये रहा। कार्नेलाइट, ये पड़ा, मैग्नीशियम का है इसमें। एलम या फिटकरी, ये पड़ा। नेक्स्ट, संकुल लवण किसे कहते हैं? तो देखो दोस्तों, संकुल लवण में क्या होगा? एक आयन हमेशा उपसहसंयोजक यौगिक में क्या रहेगा? या समन्वय मंडल में बंद रहेगा। तो ऐसे यौगिक जो पूर्णतः वियोजित नहीं होते, ठीक है। इनके एग्जांपल देखो, तो जो संकुल लवण होते हैं बेटा, ये 4 प्रकार के बन सकते हैं। 4 प्रकार के कैसे? मैं विद एग्जांपल आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहला एग्जांपल हो गया आपके पास K4FeCl6। आप किसी भी एग्जांपल को एक बार याद नहीं करें, देख लें, क्योंकि बाद में जब संकुल पढ़ाएंगे तो मैं आपको संकुल यौगिक बनाना भी सिखा दूंगा कि संकुल यौगिक कैसे बनाए जाते हैं। फिलहाल एक बार के लिए आप देख लें। तो एक एग्जांपल हो गया K4FeCl6, एक एग्जांपल हो गया Cr NH3 का 6 होल ब्रैकेट के बाद Cl3। एक एग्जांपल हो गया आपके पास Ag NH3 का ट्वाइस, यहां पर AgCN का ट्वाइस। और एक एग्जांपल हो गया आपके पास NiCO4। इन 4 एग्जांपल की बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि जो संकुल यौगिक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। देखो, याद रखना आपको, संकुल यौगिकों में जो ये डब्बा दिख रहा है आपको, जिसको समन्वय मंडल कहते हैं, ये कुछ देर बाद इस क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कि समन्वय मंडल क्या है। याद रखना आपको कि संकुल यौगिकों में डब्बा जो आपके पास समन्वय मंडल है, ये वियोजित नहीं होता। तो फिर इसका वियोजन कैसे होगा भाई? इसका वियोजन होगा ये यहां से टूटेगा, यहां से टूटा तो क्या बन गया? K तो बन गया प्लस का प्लस FeCN6, तो ये हो गया 4K प्लस, तो ये हो गया माइनस। तो जरा सोचो, यहां पर जो आपके पास धनायन है वो तो कैसा है? साधारण है, जबकि जो ऋणायन है वो कैसा है? संकुल है। तो पहला एग्जांपल क्या हो गया? संकुल लवण किसे कहते हैं? पहली बात तो ये, ऐसे यौगिक जो पूर्णतः वियोजित नहीं होते, वियोजन के पश्चात भी एक आयन कैसा रखते हैं? संकुल रखते हैं, डब्बे में बंद रखते हैं, क्या कहलाते हैं? संकुल लवण कहलाते हैं। जैसे साधारण धनायन, संकुल ऋणायन। अगले को देखो, अगर ये आपके पास वियोजित हो तो बेटा कैसे वियोजित होगा? ये अगर इसका आपको वियोजन देखना तो कैसे वियोजित होगा? ये वियोजित होगा Cr NH3 का 6 प्लस, वो हो गया 3Cl माइनस, तो यहां लग जाएगा स्क्रिप्ट प्लस। तो ये हो गया आपके पास संकुल धनायन और साधारण ऋणायन। तो यहां हो गया साधारण धनायन, संकुल ऋणायन, यहां होगा संकुल धनायन, साधारण ऋणायन। यहां देखो, संकुली धनायन है और संकुली ऋणायन है, और ये उदासीन है क्योंकि CO पर चार्ज कितना होता है? 0। तो ये हो गया आपके पास उदासीन। तो पूछा जाए, बताइए संकुल लवण किसे कहते हैं? तो ऐसे लवण जो पूर्णतः वियोजित नहीं होते, और वियोजित होने के पश्चात देखो 2 ही आयन दे रहे हैं, साधारण संकुल, संकुल साधारण, संकुल संकुल, 2 ही आयन देते हैं, मतलब पूर्णतः वियोजित नहीं होते, जिनमें से एक आयन संकुल होता है, वो क्या कहलाते हैं? संकुल लवण कहलाते हैं। और संकुल लवणों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, वो शाखा क्या कहलाती है आपके पास? उपसहसंयोजक यौगिक कहलाती है। संकुल लवणों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, वो क्या कहलाती है आपके पास? उपसहसंयोजक यौगिक कहलाती है। समझ में आ गई होगी आपको बात। साधारण लवण किसे कहते हैं? एक प्रकार के धनायन, एक प्रकार के ऋणायन थे। द्विक लवण किसे कहलाते हैं? जो पूर्ण अपघटित हो जाते हैं। एग्जांपल ध्यान रखना इनके सारे के सारे, जो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, वियोजित होने के पश्चात 2 से अधिक आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके पास द्विक लवण। और जो वियोजित होकर पूर्णतः वियोजित नहीं होते और वियोजित होकर 2 आयन देते हैं, जिनमें से कम एक आयन क्या हो? संकुल हो, वो कहलाते हैं संकुल लवण। और संकुल लवणों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, वो क्या कहलाती है आपके पास? उपसहसंयोजक रसायन कहलाती है। और ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक। इसका अध्ययन किसने किया? तो फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, किसको कहा जाता है? अल्फ्रेड वर्नर को कहा जाता है। जो इसके फादर थे वो कौन थे? फादर अल्फ्रेड वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर।
इसके फादर कौन थे? अल्फ्रेड वर्नर थे। अब देखो बोर्ड का सवाल क्या बना। राजस्थान बोर्ड ने इससे सवाल पूछा, द्विक लवण व संकुल लवण में अंतर स्पष्ट करो। आपके पास है एग्जाम्पल, सभी को याद होंगे। द्विक लवण के एग्जाम्पल मोर लवण, कार्मेलाइट, एलम। इसके एग्जाम्पल कोई से भी याद कर लो आप, ठीक है। संकुल तो बनाना सिखाई देंगे, तो एक दो बार तो एक दो एग्जाम्पल याद कर लो, फिर सारी बातें आप सीख जाओगे। लेकिन फिलहाल सवाल क्या पूछा बोर्ड ने? बोर्ड ने सवाल पूछा द्विक लवण व संकुल लवण में अंतर स्पष्ट करो। बताओ देख के। फिटकरी सबकी देखी हुई है। फिटकरी ठोस अवस्था में तो ऐसे रहती है मजबूत दादा की तरह, लेकिन जैसे पानी में डालते हो क्या होती है? गल जाती है। तो क्या? द्विक लवण ऐसे लवण जो ठोस अवस्था में तो अस्तित्व में रहते हैं, परंतु विलीन अवस्था में क्या हो जाते हैं? घुलित हो जाते हैं, विलीन अवस्था में अस्तित्व में नहीं रहते। पहला डिफरेंस। दूसरा संकुल, संकुल हमेशा जलीय यौगिक में बनते हैं। तो देखो टूटने से पहले भी संकुल था और टूटने के बाद भी क्या है? संकुल है। ये अपनी मर्यादा नहीं खोते, अपना अस्तित्व नहीं खोते। दूसरी बात, ये जो द्विक लवण है टूटकर वियोजित होकर कितने आयन देते हैं? 3 आयन देते हैं, जबकि ये वियोजित होकर कितने आयन देते हैं? 2 आयन देते हैं। ये इनकी खास बात है। तो द्विक लवण ऐसे लवण जो वियोजित होकर 2 से अधिक प्रकार के लवण देते हैं, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। ऐसे लवण जो पूर्णतः वियोजित नहीं होते और क्या करते हैं? वियोजित होने के पश्चात 2 ही आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? संकुल लवण कहलाते हैं। दूसरा डिफरेंस, द्विक लवण क्या होगा आपके पास? द्विक लवण ठोस अवस्था में तो अस्तित्व में रहते हैं, लेकिन विलीन अवस्था में अस्तित्व में नहीं रहते, जबकि संकुल लवण ठोस अवस्था व विलीन अवस्था दोनों में किसमें रहते हैं? अस्तित्व में रहते हैं। ये इसमें डिफरेंस हो गया द्विक लवण और संकुल लवण। आरबीएससी बोर्ड 1 नंबर का सवाल ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, आइए। उपसहसंयोजक रसायन के पिता कौन थे? अल्फ्रेड वर्नर थे। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम उपसहसंयोजक यौगिकों के आगे डिटेल के बारे में। योगात्मक यौगिक हमने जान लिया, संकुल यौगिक हमने जान लिया, द्विक लवण हमने जान लिया और साधारण लवण हमने जान लिया। अब बात करते हैं संकुल लवणों की या उपसहसंयोजक यौगिकों की। तो इससे संबंधित पहले मैं एक शब्दावली पढ़ाता हूं आपको। तो चलिए अगला टॉपिक है इसमें उपसहसंयोजक यौगिकों की शब्दावली। शब्दावली, उपसहसंयोजक यौगिकों की शब्दावली क्या होगी? तो देखो जब भी उपसहसंयोजक यौगिक होगा उसमें एक डब्बा रहेगा ऐसा, एक ब्रैकेट रहेगा ऐसा, ठीक है। ब्रैकेट में आगे की तरफ कुछ भी रहता है वो उसका धनायन है, धनायन। ब्रैकेट में पीछे की तरफ कुछ भी रहता है वो उसका ऋणायन है। हर बच्चे को एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के साथ या तो धनायन हो सकता है या ऋणायन हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रैकेट के साथ धनायन भी हो ऋणायन भी हो, बिकॉज अगर ये धनायन है तो ब्रैकेट ऋणायन बन जाएगा और ये ऋणायन है तो ब्रैकेट क्या बन जाएगा? धनायन बन जाएगा, जैसे भी ये 2 एग्जांपल में आपने देखा था, ठीक है। तो या तो धनायन होगा या फिर ऋणायन होगा। नेक्स्ट, डब्बे में पहली बार यहां पर कुछ भी होगा तो वो होगी केंद्रीय धातु, सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु, ठीक है, सेंट्रल मेटल। नेक्स्ट, इसके अलावा डब्बे में कुछ भी होगा यहां पर तो वो क्या होगा आपके पास? वो होगा लिगैंड। वो क्या होगा? लिगैंड होगा। और लिगैंड का कोई भी नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई भी नंबर होगा तो उसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजक संख्या। उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक संख्या, या एक और नाम बन सकता है उसका समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, या उसका एक नाम और क्या बन सकता है? समन्वय संख्या बन सकता है। नेक्स्ट, तो ये कुछ बातें होगी हमारे पास। ब्रैकेट है, हाँ, इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं? ये जो आपने बड़ा ब्रैकेट देखा, बिग ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट देखा इसी को हम बोलते हैं समन्वय मंडल। इसी को बोलते हैं क्या? समन्वय मंडल। तो याद रखिए हर बच्चा कि कोई भी उपसहसंयोजक यौगिक होगा उस उपसहसंयोजक यौगिक में एक डब्बा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल। इस डब्बे के आगे की तरफ क्या होगा? हमेशा कुछ धनायन, पीछे की तरफ क्या होगा? ऋणायन। डब्बा जहां से स्टार्ट हुआ पहली बार, ठीक है, यहां पर क्या होगा आपके पास? केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु के अलावा जो कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ होगा वो क्या होगा? आपका लिगैंड होगा।
और इसकी जो संख्या लिखी हुई होगी, गिनती जो लिखी हुई होगी, वो क्या होगी आपके पास, उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। राजस्थान बोर्ड 2019 में भी ये सवाल पूछ चुका है। क्या एक यौगिक दे दिया और उसमें पूछा गया कि उसकी केंद्रीय धातु पर ऑक्सीकरण अवस्था और समन्वय संख्या कितनी है। ठीक है, तो सवाल आ जाता है बोर्ड में भी ऐसा। अब ये तो थी हमारे पास शब्दावली। अब इस शब्दावली की परिभाषा यहाँ से क्या क्या बन सकती है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिगेंड से। तो देखो इनकी परिभाषाएं क्या बनेगी, परिभाषा, तो परिभाषाएं, सबसे पहली परिभाषा ले रहा हूं मैं लिगेंड। लिगेंड क्या होगा, तो चलिए एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आपने देखा था K4FeCN6। अगर इसमें मैं तुमसे पूछूं बताओ केंद्रीय धातु कौन, तो आप कहोगे पहली बार ये बताओ, धनायन है क्या, हाँ। इसके अलावा कुछ है तो वो लिगेंड, और कोई संख्या है तो वो समन्वय संख्या। तो देखो आपने कहा लिगेंड, तो ये लिगेंड है, ये इसको अपना लोन पेयर क्या करेगा, दान करेगा। तो लिगेंड किसे कहते हैं, वह स्पीशीज जो केंद्रीय धातु को लोन पेयर दान करती है। क्या, केंद्रीय धातु को लोन पेयर दान करे, केंद्रीय धातु को लोन पेयर दान करती है, क्या कहलाती है, लिगेंड। और जो लोन पेयर दान करता है, आपने क्लास 11 में साम्यावस्था में पढ़ा लुईस शार्क और लुईस अम्ल, तो वो क्या कहलाता है, लुईस शार्क कहलाता है। तो केंद्रीय धातु को लोन पेयर दान करता है अर्थात लुईस शार्क की तरह व्यवहार करता है, क्या कहलाता है आपका, लिगेंड कहलाता है। पहली परिभाषा खत्म, तो ये हमारा लिगेंड खत्म। अब इसका काम है लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देना, तो लेगा कौन, केंद्रीय धातु। तो दूसरी परिभाषा होगी आपके पास केंद्रीय धातु, तो क्या, वह धातु जो लिगेंड से लोन पेयर ग्रहण करती है और लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है, क्या कहलाती है आपकी, केंद्रीय धातु कहलाती है। नेक्स्ट अगला आ रहा है आपके पास उपसहसंयोजक संख्या। देखिए सबसे मस्त परिभाषा है, कई बार बच्चा इसमें अटक जाता है। जैसे दो एग्जांपल से इस बात को मैं आपको क्लियर करता हूं। यहां देखो K4FeCN6, आपसे पूछा समन्वय संख्या, हर बच्चे ने कह दिया 6 दिख रहा था, 6 सही हो गया। लेकिन एक और एग्जांपल CrC2O4 का थ्राइस, ठीक है, और यहां पर दे दिया K3 और आपसे पूछा अब, तो बच्चा कहेगा 3, जी नहीं 3 नहीं चाहिए। तो आप सीधा सीधा एक बात बोलो, देखो इसका काम क्या है बेटा, इसको लोन पेयर देना। जब भी लोन पेयर देता है, आपने पढ़ा है डेटिव बॉन्ड, ठीक है, जो आपने रासायनिक विज्ञान क्लास 11 में केमिकल बॉन्ड पढ़ा है, ठीक है, रासायनिक बंध पढ़ा है। तो रासायनिक बंध में आपने आयनिक बंध भी पढ़ा है, सहसंयोजक बंध भी पढ़ा है और उपसहसंयोजक बंध भी पढ़ा है। कि जैसे एक आयन आपके पास A और एक आयन है B, ये इसको लोन पेयर देगा तो इनके बीच में क्या बनेगा, उपसहसंयोजक बंध बनेगा। तो देखो चाहे कितने भी हो, ये इसको क्या देगा, लोन पेयर देगा। लोन पेयर देने के बाद क्या बना देगा, बोलो, उपसहसंयोजक बंध बना देगा। तो उपसहसंयोजक बंध बनाएगा तो ये देगा तो 6 बनाएगा। अब इसकी प्रकृति क्या है, ये द्वितंतुक है। अब एक तंतुक द्वितंतुक क्या होते हैं, आगे अभी लिगेंडों के प्रकार में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप सिंपल सी परिभाषा दें, लिगेंडों की संख्या समन्वय संख्या नहीं है। तो क्या, लिगेंडों की वह संख्या जो केंद्रीय धातु को लोन पेयर दान करती है, क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। इतनी बड़ी उलझाट में क्यों पड़े भाई, सीधा ही कह दो, ये इसको लोन पेयर देगा तो क्या बनेंगे, उपसहसंयोजक बंध। तो आप कह सकते हो केंद्रीय धातु व लिगेंड के मध्य, केंद्रीय धातु व लिगेंड के मध्य बनने वाले उपसहसंयोजक बंधों की संख्या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो केंद्रीय धातु और लिगेंड के मध्य जो बनने वाले उपसहसंयोजक बंध है, उपसहसंयोजक बंधों की संख्या ही क्या कहलाती है, आपकी समन्वय संख्या कहलाती है। सीधा सीधा दोनों परिभाषाएं दोबारा से सुन लो। आपको पूछा जाए उपसहसंयोजक संख्या है समन्वय संख्या, तो आप कहोगे लिगेंडों की वह संख्या, लिगेंडों की संख्या नहीं, लिगेंडों की वह संख्या जो लोन पेयर दान करती है। जैसे 6 है तो 6 दान किए तो 6 ही होगी। 3 है, एक आदमी 2 कर रहा है, एक लिगेंड 2 दान कर रहा है, 3 ने कितने किए, 6। तो परिभाषा क्या बनेगी, लिगेंडों की वह संख्या जो केंद्रीय धातु को लोन पेयर दान करती है, क्या कहलाती है, उपसहसंयोजक संख्या। या क्या बोल सकते हो, केंद्रीय धातु व लिगेंडों के बीच बनने वाले उपसहसंयोजक बंधों की संख्या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। तो देखो ब्रैकेट के अंदर का मामला खत्म। इसकी परिभाषा तो क्या दूं मैं, सबसे पहले परिभाषा क्या आपके पास, बोलो,
ये है समन्वय मंडल। समन्वय मंडल कुछ नहीं है, बिग ब्रैकेट को, एक ब्रैकेट होता है उसको समन्वय मंडल कहते हैं। फिर लिगेंड किसे कहते हैं? जो लोन पेयर दान करता है, लुईस क्षार। नेक्स्ट केंद्रीय धातु किसे कहते हैं? जो लोन पेयर ग्रहण करता है, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। फिर समन्वय संख्या किसे कहते हैं? इन दोनों के मध्य, किस किस के मध्य? केंद्रीय धातु और लिगेंड के मध्य बनने वाले उपसहसंयोजक बंधों की संख्या क्या कहलाती है? उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। धनायन की कोई परिभाषा नहीं होती, ऋणायन की कोई परिभाषा नहीं होती, ठीक है। अब यहां से एक बात आ रही है, ये जैसे ब्रैकेट है भैया, ये ब्रैकेट यहां से यहां तक, इस पूरी चीज को आप क्या बोलते हो? संकुल कहते हो। इसको क्या कहते हो आप? संकुल। और संकुलों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? उपसहसंयोजक यौगिक। तो संकुल किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? संकुल। समन्वय मंडल को संकुल कहते हैं? जी नहीं, यूं कह दो समन्वय मंडल में कौन कौन है? तो यहां कौन था? केंद्रीय धातु। यहां कौन है? लिगेंड। यहां कौन है? उपसहसंयोजक संख्या। तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं हम? संकुल। तो क्या इस बात को ऐसे नहीं बोला जा सकता? समन्वय मंडल में बंद स्पीशीज को क्या कहते हैं हम? संकुल कहते हैं, ठीक है। एक और परिभाषा, नई परिभाषा भी सुनिए। एक शब्द आता है आपके पास आयनिक मंडल, आयनिक मंडल, और एक आता है आपके पास समन्वय मंडल, समन्वय मंडल। एक आता आयनिक मंडल और एक आता है समन्वय मंडल। ये बड़ा समन्वय मंडल तो, या उपसहसंयोजक मंडल किसे कहते हैं? तो देखो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया K4FeCl6, बताओ ये कैसे टूटेगा? तो हर बच्चा जानता है 4K प्लस FeCl6 की पावर माइनस का 4। तो देखो ये जो ब्रैकेट युक्त आयन है, ये समन्वय मंडल युक्त आयन है, ये तो कहलाता है समन्वय मंडल, ठीक है। और एक कहलाता है आपके पास आयनिक मंडल जिस पर आयन है, चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो। तो किसी उपसहसंयोजक यौगिक में जो धनायन है और उसके साथ में डब्बा है समन्वय मंडल, तो धनायन को तो हम कहते हैं आयनिक मंडल, और जो ब्रैकेट था उसको हम क्या कहते हैं? समन्वय मंडल कहते हैं। ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है, जैसे Cr वाला एग्जांपल बताया था आपको, ये वाला CrNH36 और Cl-। तो अब यहाँ ऋणायन हो गया, लेकिन ये क्या कहलाएगा आपके पास? आयनिक मंडल, और ये क्या कहलाएगा आपके पास? समन्वय मंडल कहलाएगा। नेक्स्ट एक और परिभाषा का अध्ययन करते हैं। एक होता है आपके पास उपसहसंयोजक सतह, उपसहसंयोजक सतह, उपसहसंयोजक सतह, और एक होता है आपके पास समन्वयी बहुफलक, समन्वयी बहुफलक, बहुफलक। दोनों परिभाषाएं एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है। मैं एक ही एग्जांपल से आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, बाद में एग्जांपल बनाना सीख जाओगे। K4FeCl6, तो देखो इसका काम था देना, इसका काम था लेना, लेकर ये सरकार, सत्ता मतलब सरकार, तो यहां सरकार किसकी है? केंद्रीय धातु की सरकार है। जैसे मोदी सरकार, मोदी और उसके चेले चपाटी मिलकर, उसका कैबिनेट मिलकर क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। वैसे केंद्रीय धातु और उसके चेले चपाटी मतलब लिगेंड मिलकर क्या बना रहे हैं? सतह बना रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक सतह। तो परिभाषा क्या बन गई? केंद्रीय धातु से निश्चित संख्या में लिगेंड जुड़कर एक संगठन बनाते हैं, और इसी संगठन सरकार को हम क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक सतह। तो क्या कहेंगे आप? निश्चित संख्या में लिगेंडों की संख्या या निश्चित लिगेंडों की संख्या केंद्रीय धातु से मिलकर एक संगठन बनाती है। एक क्या बनाती है? संगठन बनाती है, और इसी संगठन को हम क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक सतह कहते हैं। ऐसे ही समन्वयी बहुफलक सेम परिभाषा, निश्चित संख्या में लिगेंड केंद्रीय धातु से मिलकर क्या बनाते हैं? संगठन नहीं, एक ज्यामिति बनाते हैं। एक शब्द को चेंज करना आपको, एक ज्यामिति बनाते हैं, और उसी ज्यामिति का नाम क्या आपके पास? बहुफलक। जैसे 6 मिल गए तो बन जाएगा अष्टफलकीय ज्यामिति, अष्टफलकीय। 6 के कारण षष्ठफलकीय नहीं बेटा, अष्टफलकीय हो गई। नेक्स्ट 4 मिल गए तो या तो बनेगी चतुष्फलकीय, आगे देखेंगे, और या बन सकती है आपके पास वर्गाकार समतली, या क्या बन सकती है? वर्गाकार समतली, ठीक है। तो 4 के कारण या तो बन सकती है चतुष्फलकीय या वर्गाकार समतली। तो मैं तुमसे पूछता हूं, बताइए उपसहसंयोजक सतह किसे कहते हैं? तो आप कहोगे
निश्चित संख्या में लिगेंड केंद्रीय धातु से मिलकर एक संगठन बनाते हैं और उस संगठन को हम क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक सतह। आपको पूछा जाए समन्वयी बहुफलक किसे कहते हैं, तो निश्चित संख्या में लिगेंड केंद्रीय धातु से जुड़कर एक ज्यामिति बना देते हैं, जैसे अष्टफलकीय ज्यामिति, चतुष्फलकीय ज्यामिति, त्रिकोणीय ज्यामिति, और इसी को हम क्या कहते हैं? समन्वयी बहुफलक कहते हैं। तो चलो एक बार पूरी बात का डिस्कस करते हैं। बताइए संकुल क्या है? संकुल में एक बड़ा डब्बा होगा जिसे हम क्या कहते हैं? समन्वयी बहुफलक। ठीक है, ये सॉरी समन्वय मंडल, जिसे हम क्या कहेंगे? समन्वय मंडल। इस डब्बे के आगे की तरफ धनायन, पीछे की तरफ ऋणायन। जहां से डब्बा चालू हुआ वहां से केंद्रीय धातु, इसके अलावा इंग्लिश में कुछ है तो लिगेंड, और कोई नंबर है तो उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या। परिभाषा बोलो। लिगेंड वह स्पीशीज जो लोन पेयर दान करती है केंद्रीय धातु को और लुईस शार्क की तरह व्यवहार करती है, क्या कहलाती है? लिगेंड। केंद्रीय धातु किसे कहते हैं? वह धातु जो लिगेंड से लोन पेयर लेती है और लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है, क्या कहलाती है? केंद्रीय धातु कहलाती है। फिर केंद्रीय धातु के बीच में और लिगेंडों के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनते हैं वही क्या कहलाता है आपके पास? समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। इसी की दूसरी परिभाषा क्या थी? लिगेंडों की संख्या? जी नहीं, लिगेंडों की वह संख्या जो लोन पेयर दान करती है क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। फिर हमने पढ़ा था संकुल। समन्वय मंडल मतलब ब्रैकेट में बंद स्पीशीज जो भी है, केंद्रीय धातु, लिगेंड, समन्वय संख्या, इन तीनों को मिलाकर, तो सीधा सीधा बोल दो क्या समन्वय मंडल में बंद स्पीशीज क्या कहलाती है? आपकी संकुल कहलाती है। नेक्स्ट, उसके बाद उपसहसंयोजक सतह और समन्वयी बहुफलक किसे कहते हैं? तो देखो निश्चित संख्या में लिगेंड केंद्रीय धातु से जुड़ते हैं और क्या बना देते हैं? संगठन बना देते हैं, और यही संगठन क्या कहलाता है? उपसहसंयोजक सतह कहलाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय निश्चित संख्या में लिगेंड केंद्रीय धातु से जुड़कर संगठन की जगह आप क्या बोल दो? ज्यामिति बोल दो, तो वो क्या कहलाएगा? समन्वयी बहुफलक कहलाता है। यह उपसहसंयोजक यौगिक से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपकी हो गई। एक था आयनिक मंडल और समन्वय मंडल। ब्रैकेट है वो तो क्या कहलाता है आपका? समन्वय मंडल। उसके आगे जो धनायन या फिर ऋणायन है तो वो क्या कहलाता है बेटा? आयनिक मंडल कहलाता है। यह उपसहसंयोजक यौगिक से संबंधित कुछ शब्दावली। यहाँ पर एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, लिगेंड। तो अब हम लिगेंडों की चर्चा करते हैं। तो आप लिगेंडों की चर्चा करें तो लिगेंडों से संबंधित कुछ बातें, तो आप कहोगे लिगेंडों के प्रकार। लिगेंडों के प्रकार और उनसे संबंधित कुछ राजस्थान बोर्ड में पूछे गए सवाल। तो सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा कि लिगेंड कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात करते हैं जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। लिगेंडों के प्रकार: एक तंतुक जो एक लोन पेयर दे, द्वितंतुक जो दो लोन पेयर दे, त्रितंतुक जो तीन दे, चतुर्थंतुक जो चार दे, पंचतंतुक जो पांच दे। लेकिन इससे पहले हम कुछ सवालों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं होमोलैक्टिक व हेटेरोलैक्टिक। होमोलैक्टिक व हेटेरोलैक्टिक लिगेंड किसे कहते हैं? आरबीएससी बोर्ड पूछ चुका है। होमो मतलब होता है समान, हेटेरो मतलब होता है अलग अलग। अब चाहे एक अलग हो चाहे सारे अलग हो, अलग का मतलब एक भी हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं। तो जैसे हम एक कॉमन एग्जांपल कई देर से पढ़ रहे हैं K4FeCN6। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई ये क्या है? तुम कहोगे केंद्रीय धातु है। ये क्या है? लिगेंड है। कितने हैं? 6। क्या 6 के 6 एक जैसे हैं? जी हाँ, ये कहलाता है होमोलैक्टिक। देखो इसकी संरचना कैसी होती है बेटा? अष्टफलकीय होती है। अब अष्टफलकीय ज्यामिति कैसी होती है? केंद्रीय धातु बीच में Fe, CN1 2 3 4 5 6। ये अपना लोन पेयर ऐसे दे रही है, ये अपना लोन पेयर ऐसे दे रहे हैं। तो लोन पेयर दे दिया इसने। और देखो केंद्रीय धातु के आसपास में जुड़े हुए सभी लिगेंड कैसे हैं आपके पास? एक जैसे हैं। तो लिगेंडों की यह व्यवस्था क्या कहलाती है? होमोलैक्टिक व्यवस्था कहलाती है। और इस प्रकार के लिगेंड क्या कहलाते हैं? होमोलैक्टिक लिगेंड कहलाते हैं। यदि केंद्रीय धातु से जुड़े हुए लिगेंड समान है या उनका दाता समूह समान है तो वो क्या कहलाते हैं? होमोलैक्टिक लिगेंड कहलाते हैं। और इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है? होमोलैक्टिक व्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट हेटेरोलैक्टिक।
तो इसमें देखो एक एग्जांपल लेते हैं, Cr NH3 का 5 यहां दे दिया आपको Cl और होल ब्रैकेट के बाहर कर दिया +2। बनाओ, देखो 5 लिगेंड तो NH3 है, एक लिगेंड कौन है? Cl है, अलग हो गया। अगर मैं ज्यामिति की बात करूं तो ज्यामिति वही अष्टफल की बनेगी 6 के कारण। Cr 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका NH3 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 और Cl, देखो एक अलग आ गया और इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? हेटेरोलेप्टिक। तो परिभाषाएं बोलो। राजस्थान बोर्ड ने सवाल पूछा, होमोलेप्टिक व हेटेरोलेप्टिक लिगेंडों को सउदाहरण समझाइए। तो सवाल बनेगा, केंद्रीय धातु से जुड़े हुए लिगेंड सभी समान हो तो लिगेंडों की इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है? होमोलेप्टिक व्यवस्था कहलाती है। और इस प्रकार के लिगेंड क्या कहलाते हैं? होमोलेप्टिक लिगेंड कहलाते हैं। नेक्स्ट, हेटेरोलेप्टिक लिगेंड, केंद्रीय धातु से जुड़े हुआ एक भी लिगेंड डिफरेंट है या सभी लिगेंड अलग अलग हो, या तो एक अलग हो या सारे अलग अलग हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था हेटेरोलेप्टिक व्यवस्था कहलाती है। और इस प्रकार के लिगेंड क्या कहलाते हैं? हेटेरोलेप्टिक लिगेंड कहलाते हैं। समान है तो होमो, एक भी अलग है या सारे अलग अलग है तो क्या होगा? हेटेरोलेप्टिक लिगेंड। नेक्स्ट, दूसरा उदाहरण सुनिए, फिर राजस्थान बोर्ड का सवाल, उभयदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं? से उदाहरण समझाइए। तो देखो एक आ रहा है उभयदंतुक लिगेंड। तो उभयदंतुक लिगेंड आपका क्या बनने वाला है? नाम से ही काम हो रहा है। बायोलॉजी के बच्चे तो जानते हैं उभयचर, मेंढक जैसे उभयचर है, पानी में भी रह सकता है और थल पर भी रह सकता है। तो ऐसे लिगेंड जो उभय हो, मतलब जिनके दोनों मुंह चलते हो, जैसे देखना Cn और NC, जरा सोचो फॉर्मूला तो एक ही है, साइनो और आइसोसाइनो, पर इधर दाता समूह लोन पेयर कौन दे रहा है? कार्बन, इसमें लोन पेयर कौन दे रहा है? नाइट्रोजन। तो नाम हो गया साइनो और आइसोसाइनो। ऐसे ही देखो NO2 नाइट्रो और ONO नाइट्रीटो, फॉर्मूला देखो, एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन, माइनस का चार्ज, लोन पेयर कौन दे रहा है? नाइट्रोजन, लोन पेयर कौन दे रहा है? ऑक्सीजन। तो क्या सूत्र तो समान है पर दाता समूह बदल गया, आदमी वही है, मुंह बदल गए, वो क्या कहलाता है? आपका उभयदंतुक। जैसे इसमें दाता समूह कार्बन और इसमें दाता समूह नाइट्रोजन, लेकिन एक समय में एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो आप क्या कहोगे? ऐसे एक दंतुक लिगेंड जिनका रासायनिक सूत्र समान होता है परंतु क्या करते हैं? वो अपना दाता समूह परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे साइनो आइसोसाइनो, नाइट्रो नाइट्रीटो, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? आपके पास उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका होमोलेप्टिक व हेटेरोलेप्टिक, ये हो गया आपका उभयदंतुक लिगेंड। नेक्स्ट, फिर एक सवाल आता है, फिर राजस्थान बोर्ड का एक क्वेश्चन, लिगेंड का किलेटकारी प्रभाव को समझाओ। ठीक है, तो किलेटकारी लिगेंड किसे कहते हैं? तो तीसरा सवाल आपके पास, किलेटकारी लिगेंड, या यूं भी बोल सकता आपको, लिगेंडों के किलेटकारी प्रभाव पर क्या कीजिए? व्याख्या कीजिए। तो देखो सबसे पहले मैंने एक लिगेंड लिखा Cl, ये केंद्रीय धातु है, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, तो कहीं से देखो बंध वलय का निर्माण किया क्या? नहीं किया। अब मैं एक द्विदंतुक लिगेंड लेता हूं, अभी एक दंतुक द्विदंतुक, ये भी एग्जांपल में आगे आ जाएगा। अभी हम लिगेंडों के संबंधित सवाल देख रहे हैं, उनकी परिभाषाएं देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिया ऑक्सलेटो का सूत्र होता है C2O4 की घात -2, ठीक है, या फिर ले लो आप EN एथिलीन डाइमीन, इसको बोलते हैं ऑक्सलेटो द्विदंतुक लिगेंड है, और यह है EN एथिलीन डाइमीन। चलो इसकी संरचना बना लेता हूं मैं। तो एथिलीन डाइमीन का सूत्र होता है ये CS2 NH2 केंद्रीय धातु को यहां देखो, ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर देगा, ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर देगा, इसने दिया लोन पेयर ऐसे, इसने दिया लोन पेयर ऐसे, देखो अंदर से एक बंध वलय का निर्माण हो गया। इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं? किलेटकारी प्रभाव। तो बताओ क्या एक देने वाले ने बंध वलय बनाई? जी नहीं। द्विदंतुक बनाएगा, त्रिदंतुक भी बनाएगा, तो आप क्या कहोगे? द्विदंतुक अथवा बहुदंतुक, त्रि चतुर पंच जो भी, द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड एक से ज्यादा लोन पेयर केंद्रीय धातु को प्रदान करते हैं और प्रदान करने के बाद एक बंध वलय का निर्माण कर देते हैं। लिगेंडों का यही प्रभाव किलेटकारी प्रभाव कहलाता है, और इस प्रकार के लिगेंड क्या कहलाते हैं? किलेटकारी लिगेंड कहलाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
होमो समान, हेटेरो अलग अलग, उभयदंतुक लिगेंड तो वही है पर दाता समूह बदल गया। नेक्स्ट किलेटकारी द्विदंतुक या इससे बड़े, एक से ज्यादा लोन पेयर देते हैं और एक बंद वलय का निर्माण करते हैं। एग्जांपल सारे अगले टॉपिक में आ रहे हैं लिगेंडों के, मोनो एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, वहां आप इन सब के नाम भी याद हो जाएंगे तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है फ्लेक्सीडेंटी लिगेंड, जो हमारे कोर्स में नहीं है, नाम से ही काम फ्लेक्सीडेंटी, फ्लेक्सिबल, जैसे कार्बोनेट में ऑक्सीजन समूह होता है जो एक लोन पेयर भी दे सकता है। सल्फेट में भी देख लो ऑक्सीजन होता है, 2 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड वाले, 2 सिंगल बॉन्ड और उस पर माइनस वाले, तो परिस्थिति के अनुसार वो अपना लोन पेयर देते हैं। तो परिस्थिति के अनुसार लोन पेयर देते, मतलब एक ऑक्सीजन जुड़ना है या 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटी लिगेंड, वो हमारे कोर्स में नहीं है। एक और तुम्हें बता दूं, हाइड्रोजन सबने नाम सुना है, NH2NH2, NH2NH2, ये देखो बेटा इस पे कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, लेकिन ये एक लिगेंडों का अपवाद है। ये आपका एक दंतुक लिगेंड है, हर बच्चा ध्यान रखे, एक दंतुर कह लो या एक दंतुक कह लो, बात एक ही है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, लोन पेयर तो जब इसके पास 2 है, बिल्कुल इसके पास 2 लोन पेयर है, देखो NH2 NH2, ये दोनों लोन पेयर देगा ऐसे और ऐसे, देने के बाद क्या बना दिया इसने, त्रिकोणीय वलय। यहां पर बंद कोण कितना है, 60 डिग्री का, और इतने कम बंद कोण के कारण इस संरचना में तनाव होता है, ठीक है। तनाव के कारण स्ट्रक्चर वियोजित हो जाती है, टूट जाती है, इसलिए ये क्या ऐसे बोल दो, हाइड्रोजन 2 लोन पेयर देकर अस्थायी त्रिकोणीय वलय का निर्माण करता है, जिसमें बंद कोण के तनाव के कारण ये संरचना अस्थायी होती है। जब अस्थायी है तो 2 लोन पेयर दिए हुए माने नहीं जाएंगे, इसलिए क्या हो गया, ये आपके पास एक दंतुक लिगेंड हो गया। कोर्स में नहीं है बट फिर भी एक बार आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, सभी को समझ में आ गया होगा ये कि एक होमोलैक्टिक क्या होता है, नेक्स्ट हेटेरोलैक्टिक क्या होता है, उभयदंतुक लिगेंड क्या है, किलेटकारी लिगेंड क्या है, और हाइड्रोजन 2 लोन पेयर होते हुए भी एक दंतुक लिगेंड है, क्योंकि ये क्या करता है, 2 लोन पेयर देकर अस्थायी त्रिकोणीय वलय का निर्माण करता है। अस्थायी क्यों है, बंद कोण में तनाव के कारण। अब हम पढ़ते हैं लिगेंडों के उदाहरण कि कौन कौन से उदाहरण उसके होंगे और कौन से उदाहरण नहीं होंगे। तो लिगेंडों के प्रकार हम लोग स्टडी कर रहे थे, और लिगेंडों के प्रकार में अब हमें उनके उदाहरण देखने हैं। तो कौन कौन से उदाहरण बन सकते हैं, तो देखो सबसे पहले आपके पास एक दंतुर लिगेंड, एक दंतुर या एक दंतुक, एक दंतुर या एक दंतुक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो एक लोन पेयर को दान करते हैं, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को दान करें, एक लोन पेयर को जो दान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। इसकी खास बात है, ये जो लिगेंड है ये धनायनिक भी हो सकते हैं, धनायनिक, ये हमारे पास उदासीन भी हो सकते हैं, और ये ऋणायनिक भी हो सकते हैं, ऋणायनिक, ठीक है। जब धनायनिक आएंगे तो उसके पीछे इयम सफिक्स लगेगा, जैसे NH4 प्लस है या जैसे Cl प्लस है, तो Cl तो क्लोरो हो गया, प्लस लगने के कारण क्लोरोनियम, क्लोरोनियम। पर जो धनायनिक स्पीशीज है वो कैसी मानी जाती है, कम ऋणायनिक की, मतलब जिस पर चार्ज धनायन आ गया, तो धनायन आ गया तो आप सोचो उस पर तो पहले से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या नेगेटिव चार्ज की कमी होगी, तो ऐसो को वरीयता नहीं दी जाती है, तो इस बात को हम छोड़ देते हैं। बाकी जो लिगेंड हो सकते हैं वो धनायनिक, उदासीन और ऋणायनिक होते हैं। नेक्स्ट उदासीन लिगेंड कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक लोन पेयर दान करे उसको हम क्या कहते हैं, एक दंतुर या एक दंतुर। उदासीन में सबसे पहला आ रहा है आपके पास H2O, एक्वा, इसको क्या बोलते हैं आप, एक्वा। नेक्स्ट दूसरा आ रहा है आपके पास NH3, अम्मी, A छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी, अम्मी, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ रहा है आपका CO, कार्बोनिल, कार्बोनिल। नेक्स्ट अगला हो रहा है आपके पास C5H5N, जिसको हम इंडिकेट करते हैं PY से, ये आपका पिरिडीन, पिरिडीन। नेक्स्ट हो रहा है C6H6, इसको आप बोलते हैं बेंजीन,
तो क्या क्या हो गया बेटा, H2O एक्वा, NH3 अमीन, CO कार्बोनिल, PY पिरिडीन, C6H6 बेंजीन, ठीक है। ऐसे ही PS3 फॉस्फीन, ये हो गया फॉस्फीन। ऐसे यहां पर हो गया NH3 और CS2, ठीक है। या यूं बोल दीजिए आप, जैसे अमोनिया था, अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकलकर ये परिवर्तित हो गया CS2 से, तो CS यहां पर CH3NH2 नाम हो गया मिथाइल अमीन, मैथिल अमीन बोल सकते हैं इसको, मैथिल अमीन। जरा सोचो, जब ये NH3 किसी के साथ आया तो एक ही मैं है, जबकि अकेला आएगा तो डबल ब्रोमीन आएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। एक्वा, अमीन, कार्बोनिल, एक और हो सकता है एनो, नाइट्रोसिल, एनो पर प्लस चार्ज आ गया तो हो गया नाइट्रोसिलियम, ठीक है। तो यहां पर बन गया आपका एनो, नाइट्रोसिल, तो बोल दीजिए कौन कौन से, एक्वा, अमीन, कार्बोनिल, पिरिडीन, बेंजीन, फॉस्फीन, मैथिल अमीन और नाइट्रोसिल। नेक्स्ट अगला ऋणायनिक में हम देखते हैं, तो देखो Cl माइनस क्लोरो, फिर Br माइनस ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो। लेकिन जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे या कंपटीशन पढ़ोगे तो फिर ये ओ नहीं लगेगा, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, फ्लोरिडो, आयोडो ऐसे लगेगा। जबकि राजस्थान बोर्ड में क्या है, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो। नेक्स्ट Cn माइनस साइनो, Nc माइनस आइसोसाइनो, तो ये हो गया आपका साइनो और आइसोसाइनो। नामकरण में इंग्लिश वर्णमाला का जरूर ध्यान रखें, तो साइनो का CYNO होगा और ये हो गया आइसोसाइनो, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट एक हो गया आपके पास NO2 माइनस, एक ONO माइनस, तो इसका कॉमन नाम बता देता हूं, नाइट्रीटो, याद रख लो नाइट्रीटो। अब देखो इसमें दाता समूह कौन है N, तो ऊपर वाला हो गया नाइट्रीटो N। इसमें दाता समूह कौन है O, तो ये हो गया नाइट्रीटो O। तो क्या कहोगे, नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो O। नेक्स्ट अगर आपके पास ये आ गया CO3-2, तो ये होगा कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। OH माइनस आ गया तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। H माइनस आ गया तो इसको बोलते हैं हाइड्रिडो, हाइड्रिडो, हाइड्रिडो। ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आ गया या ऑक्सीजन पर -1 चार्ज आ गया, तो ये ऑक्सो, ये परोक्सो, ये हो गया आपका ऑक्सो, ये हो गया आपका परोक्सो। ऐसे ही SO4-2 आ गया तो सल्फेटो, ठीक है। ये सभी को पता है, देखो ये लिगेंड, ये आपका उभयदंतुक है, सूत्र सेम, ये आपका उभयदंतुक है। एक उभयदंतुक का एग्जांपल और बन सकता है ये NCS- और CNS-। देखो NC और CN, तो ये तो हो गया साइनो, S का मतलब थायो, थायोसाइनो और आइसोथायोसाइनो, ये ऐसे बोल दो थायोसाइनेटो C, थायोसाइनेटो N, ठीक है। तो नाम हो गया इसका थायोसाइनेटो, ऊपर वाले का N और नीचे वाले का C, थायोसाइनेटो N, थायोसाइनेटो C, या इसको बोल सकते हो साइनेटो, थायोसाइनेटो, इसको बोल सकते हो आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गए, एक तंतु लिगेंड, उदासीन वाले कंप्लीट हो गए, ऋणायनिक पूरे हो गए। इन्हीं में हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये देखो आपके पास क्या था NH3, कैसे उदासीन से माइनस वाला बढ़ता जा रहा है, तो एक लिगेंड का इक्वेशन भी देख लो आप, NH3 इसमें से एक हाइड्रोजन गया तो NH2-, एक और गया तो NH-, एक और गया तो यहां पर हो जाएगा N⁻⁻3, ठीक है। तो क्या क्या बन गया आपके पास, अमीन,
अमीडो, इमीडो, अजीडो। तो ये बन गया आपके पास अमीन। नेक्स्ट ये बन गया हमारे पास अमीडो, ठीक है। ये बन गया हमारे पास इमीडो और ये बन गया हमारे पास अजीडो, या कह सकते हो नाइट्राइडो। नाइट्राइडो क्या कह सकते हैं? नाइट्राइडो। ये एक दंतुक लिगेंड सारे खत्म। तो एक दंतुक लिगेंड ऐसे लिगेंड जो एक लोन पेयर को दान करते हो क्या कहलाते हैं? एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। उदासीन कौन कौन से? एक्वा, अमीन, कार्बोनिल, पिरिडीन, बेंजीन, फॉस्फीन, मेथिलमीन और नाइट्रोसिन। रिनाइन क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, साइनो, आइसोसाइनो, नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो O, थायोसाइनेटो N, थायोसाइनेटो C, सल्फेटो, 1 चार्ज है तो पेरोक्सो, 2 चार्ज है तो ऑक्सो, H माइनस हाइड्रिडो, OH माइनस हाइड्रोक्सो, कार्बोनेटो, अमीन 1 माइनस अमीडो, इमीडो और अजीडो या नाइट्राइडो। ये हमारे लिगेंड के प्रकार पूरे होते हुए मोनोदंत, एक दंतुक लिगेंड। द्विदंतुक, त्रिदंतुक नेक्स्ट अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तब तक घर रहिए, सुरक्षित रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।